वेट कर सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल कर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेष्ठा मैम, आपने ज्वाइन कर लिया है? जी मैम। ओके मैम, बीरिंदर एंड ऑल टीचर्स? हाँ जी मैम, बीरेंद्र मैम ने भी ज्वाइन कर लिया है, कोमल मैम, प्रीति मैम, और जी काफी मैम। स्टाफ आ चुका है मैम। स्टूडेंट को थोड़ा सा वेट कर ले मैम, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा 5-7 मिनट जो है बच्चे जुट जाएं। मैं थोड़ा सा बता दूं जितने स्टूडेंट्स है बेटा, डॉक्टर अर्चना भाटिया जो है वो हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है, डीन ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट है डीएवी फरीदाबाद में। और मैडम के साथ मेरी एसोसिएशन जो है वो हम कहेंगे 6-7 महीने से शायद हम लोग जुड़े हैं, राइट अर्चना मैम? बिल्कुल। और हाँ जी, हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिले थे मैडम के साथ, और मैडम का रिसर्च का काम देखते हुए, और ये कहिए विमेन इश्यूज पे इनका बहुत सारा काम है। और अभी मैडम बीरिंदर बताएंगे डिटेल में इनके बारे में आपको। इन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं, खासकर स्टैटिस्टिक्स में। मैडम की मास्टरी जो है वो स्टैटिस्टिक्स में है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और उसमें मैडम ने फॉर्मूला 1 मिनट में 27 आई गेस मैम 27 फॉर्मूला 32 फॉर्मूला 1 मिनट के अंदर रिसाइट किए, आप देखिए बिना देखे, और रिकॉर्ड बनाया मैम ने। अब क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो ये सारे रिकॉर्ड मैम के जो हैं वो ऑनलाइन बनाए हैं मैम ने। और साथ ही मैडम का एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है जिसमें अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस दे रही हैं। ये अपने जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक जो है वो वहां डिस्कस करते हैं, तो मैडम बाद में आपको बताएंगे भी कि आपने वहां जाके उनको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है और जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है वो वहां से मैडम हेल्प ले सकते हैं। मैडम का नंबर भी मैं आपको दे दूंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है विमेन इश्यूज से रिलेटेड या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो मैडम से हम, मेरे को लगता है मैडम एंटरटेन करेंगे हमारे हर बच्चे को, यदि किसी तरह की बच्चे को दिक्कत आती है। और मैडम हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि आप जो है हमारे साथ जुड़े हैं आज, और हमारे प्रोग्राम की आपने शान बढ़ाई है, हमारे बच्चों को आप एड्रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम शायद मुझे लगता है स्टार्ट करें श्रेष्ठा मैम। श्रेष्ठा मैम जो है वो आज मॉडरेटर का काम करेंगे मैम, और बड़ी हार्डवर्किंग टीचर है हमारी साइंस के टीचर को जिस टाइम देख रहा होता है उसको ना तो कोई थैंक्स करता है मैम, वो भूल ही जाते हैं उसका थैंक्स करना भी, और उसको कोई इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाता। तो मैं सबसे पहले अपने मैडम को जो है श्रेष्ठा मैम को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं मैडम, आपकी स्माइल ही बहुत सुंदर है श्रेष्ठा मैम, और बड़ी हार्ड वर्किंग टीचर है मैम ये। क्योंकि मैडम की कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस थी, उसके बावजूद भी मैडम ने एनएसएस का काम संभाला यहाँ पे, और कॉलेज में जो भी काम था वो सारा काम इन्होंने किया। इनके ट्विंस हुए हैं मैम अभी, बच्चे जो हैं छोटे हैं इनके, और उसके बावजूद भी अभी भी ये कॉलेज के काम के लिए, चाहे हम इन्हें रात को 12 बजे भी फोन करें तो हमारे फोन को अटेंड करते हैं, और जो भी काम देते हैं हम उनको वो ये करती हैं। और बाकी जो है इनकी जितनी प्रेज की जाए उतनी कम। अब मैं मैडम को हैंड ओवर करती हूँ आगे का प्रोग्राम जो है उसके संचालन के लिए। श्रेष्ठा मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो नमस्कार मैम, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। नारी का जीवन जैसे एक विचित्र कहानी, बंदिशें हैं समुद्र जितनी, त्याग जितना कि समुद्र में पानी। हार्टी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Honorable guest of the day, Dr. Archana Bhatia ma'am, respected principal ma'am, Dr. Meenakshi, convener of the program, Dr. Virender Kaur ma'am, organizing secretary, Ms. Komal Garg ma'am, organizing committee members, and worthy colleagues and dear students. I, Dr. Shrestha, on the behalf of Women's Studies and Development Cell and Sexual Harassment Internal Complaint Committee and Anti-Ragging Cell, welcome you all in this one-day virtual workshop on challenges to women of 21st century. It is so wonderful to be here with all of you.
It is a great day for us as we have such a dynamic resource person, Dr. Archana Bhatia ma'am with us, who will talk on today's theme of the workshop, that is challenges to women of 21st century. So without taking much time, I would like to invite our respected principal ma'am, Dr. Meenakshi, for a formal welcome. Dr. Meenakshi. Thank you, Shrestha ma'am. Respected resource person of the day, Dr. Archana Bhatia, worthy organizer of the workshop, and dear participants. Very good afternoon to all. First of all, on behalf of college fraternity, I welcome Madam Dr. Archana Bhatia in the workshop. As we all know that Indian society is more patriarchal society, but as per my viewpoint, 21st century is going to be women oriented. Be it politics, sports, education, entrepreneurs, motivational speaker, women are performing far better than male counterparts. But challenges faced by women are also multifaceted. They have to face non-acceptance from colleagues at same level or from juniors, from even family as well as society at large. Thus, I find the selected topic very apt in today's time, and for that I congratulate all the members of Women's Studies and Development Cell, Sexual Harassment Committee, Anti-Ragging Cell of the college. I would also like to appreciate your efforts. I'm talking about organizers, your efforts in selecting such a versatile speaker. I hope that today's workshop will give a new insight to the topic and will be beneficial to each and every listener. I again welcome you, ma'am, in this workshop. Over to Shrestha, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite the convener of the workshop, Dr. Virinder Kaur, ma'am, to please introduce our today's guest, Dr. Virinder Kaur, ma'am. To introduce you all, our today's resource person. Dr. Archana Bhatia is elevated to the prestigious post of Dean, Associate Professor and Head of the Commerce Department, DAV College, Faridabad. She did MCom in 1986, gold medalist, and PhD in 2013 from MDU, Rohtak. Having experience and specialization in research work, our learned speaker has organized 11 international conferences, published 42 research papers in international journals, presented 25 research papers in national seminars and conferences, and 7 in international seminars and conferences, authored 13 books, and guided 6 PhD. She has delivered 34 talks as resource person and keynote speaker. She has been associated with NGO Nari Utthan Shiksha Se Sashaktikarana as president, actively participated with NCC for conducting of Pulse Polio program, organized numerous blood donation camps, successfully under the banner of Women's Cell. Dr. Archana Bhatia has a member of Board of Studies, MRIU, Faridabad, Research Advisory Committee, MDU, Rohtak, Internal Complaints Committee, Kendriya Vidyalaya, and MRIU, Faridabad. Among other achievements, she is a record holder of Asia Book of Records for reciting 304 statistical formulas in 55 minutes only, 32 formula in 1 minute, wrote 24 formula in 1 minute, 69 definitions of statics with correct name of authors in 1 hour, and has been conferred with many prestigious awards like appreciation letter from Vice President of India for the book Veh Asman Mujhe Do, honored by state award by Honorable Governor of Haryana on the eve of International Women's Day, commendation award by Faridabad District Administration for outstanding contribution in the field of education, received
Samaj Gaurav Samman from a reputed NGO, Manav Seva Smiti, on 15th August 2014, and many more. Besides this, Honorable Human Resource Minister for State Higher Education, Shri Mahendra Nath Pandey, released her new poetry collection, Drishtikon, in New Delhi on 28th November 2016. I feel really honored to invite such a multifaceted personality to share her ideas with us. Ma'am, Dr. Archana Bhatia. Over to Dr. Shrestha. Thank you so much, ma'am. Students, now it's my immense pleasure to invite Dr. Archana Bhatia, ma'am, to address our students. Dr. Archana, ma'am. Thank you, ma'am. Am I audible, Meenakshi ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clearly. ओके जी। सबसे पहले तो डॉक्टर मीनाक्षी का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके कॉलेज की लड़कियों के साथ मुखातिब हो सकूं और उनसे बात कर सकूं। और मैं जहां पर भी अपनी लेक्चर की सीरीज देने जाती हूँ या वर्कशॉप करती हूँ या वुमेन इश्यूज के ऊपर बात करती हूँ, तो मेरा मानना ये है कि मेरी बातचीत से अगर 10% लड़कियों के सोच में भी एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आए तो मेरा जो प्रयास है वो सफल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हम बात करेंगे 21st सेंचुरी की वुमेन की, यानी अपनी हम सबकी नारी वर्ग की। बात को शुरू करने से पहले यहां मैं बता दूं कि मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मेरे भी सीने में दिल है जो धड़कता है, मेरी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी करियर को लेकर कुछ अपेक्षाएं हैं, मेरे भी अपने कुछ सपने हैं जिनको मैं पंख लगाकर उड़ना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मुझे भारत में रहते हुए, क्योंकि मैं भारत की सिटीजन हूँ, तो मुझे संवैधानिक तौर पर भी ऐसे इक्वालिटी के राइट मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 19(1)(g) में और आर्टिकल 21 में। तो स्टार्टिंग जो है मेरे लेक्चर की, उसमें मैं आपको बता दूं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं एक नारी हूं और मैं एक जीती जागती इंसान हूं। ना मैं देवी हूं, ना मैं त्याग की मूर्ति हूं, और मेरे भी वही सपने हैं जो एक पुरुष के होते हैं। और मैं एक फेमिनिस्ट हूं। फेमिनिस्ट होने का ये अर्थ कभी नहीं होता कि हम पुरुष से हेट करते हैं। फेमिनिस्ट होने का अर्थ होता है कि हम बराबरी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं। तो आइए देखें सबसे पहला चैलेंज 21st सेंचुरी में हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए है, भारतीय नारी के लिए, मेल फीमेल सेक्स रेशो। जब भी पॉपुलेशन की गणना होती है हर 10 साल के बाद, जब भी पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो उसके अधीन ये बताया जाता है कि 1000 मेल्स के पीछे कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं। तो 2011 सेंसस के अनुसार, उसके हिसाब से इंडिया में 1000 मेल्स के पीछे 940 लड़कियां जन्म लेती हैं। अर्थात प्रकृति ने एक लड़के के पीछे एक लड़की बनाई है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक का गलत इस्तेमाल करते हुए, हमने भ्रूण में ही लड़कियों की हत्याएं करनी शुरू कर दी हैं, जिससे ये जो रेशो है गड़बड़ाई है। और जिस स्टेट में मैं रहती हूँ, जिसको हम हरियाणा स्टेट बोलते हैं, हरियाणा का जो औसत है वो नेशनल औसत से भी कम है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दिमाग में आपके प्रश्न आ सकता है कि ये चैलेंज कैसे है। याद रखिए कि जब लड़कियों की संख्या किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राज्य में कम होने लगती है लड़कों के बनस्पत, तो इसके भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस लड़कियों को ही फेस करने पड़ते हैं। तो मेल फीमेल सेक्स रेशो को बचाने का एक सबसे बड़ा उपाय है कि हमें फीमेल फिटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना होगा। फीमेल फिटिसाइड होता है जब हम भ्रूण में ही लड़की की हत्या करते हैं, और फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है जब लड़की जन्म ले लेती है और हम उसको जहर देकर या फिर चारपाई के पाए तले कुचल देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं।
वैसे तो हिंदुस्तान कहते हैं कि यहाँ पे देवियां बसती हैं, औरत का दर्जा बहुत ऊपर है, औरत हर रूप में पूजनीय है, और माँ के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है, मेरी माँ के कदमों से खुलता है। लेकिन हम कितने दोगले व्यक्तित्व के हैं, हम कितने डबल स्टैंडर्ड्स के हैं कि हम नारी की डिफरेंट रूपों में, किताबों में और पर्वों में तो पूजा करते हैं, लेकिन एक लड़की की उपस्थिति हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, हम उसको इंफीरियर दृष्टि से देखते हैं या उसको पालना ही नहीं चाहते। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, नारी वर्ग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि बाकी स्टेक होल्डर्स ने हमारे लिए क्या किया। हम आज ये पहल करेंगे कि हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको हम लिंग भेद बोलते हैं। लड़की जब पैदा होती है, बचपन से लेकर अपनी वर्क प्लेस तक, बचपन से लेकर अपनी शादी के पड़ाव तक, और शादी से लेकर अपनी मृत्यु के दिन तक वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, लिंग भेद को फेस करती है। ये हमारे सामने ऐसी चुनौती है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन यदि घर में माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, या फिर किसी और रूप में एक नारी ही कदम उठाए कि वो नारी को अपने नारी होने पर गर्वित महसूस कराए कि आप नारी हैं तो किसी से कम नहीं है, आपको बराबरी के अधिकार हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं पर समाप्त हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंग भेद को समाप्ति में केवल नारी ही योगदान दे सकती है, पुरुष वर्ग भी योगदान दे सकता है। आज अगर मैं अपने जीवन के पिछले मुड़े सालों को देखूं तो मैं पाती हूँ कि माय फादर वाज ट्रू फेमिनिस्ट। हम 2 बेटियां और 1 बेटा उनके घर में पले, और मेरे फादर ने एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देने में कभी भी किसी प्रकार से लिंग का भेदभाव अपने बच्चों में नहीं किया। तीसरा जो चैलेंज है लड़कियों के लिए, जो सबसे ज्वलंत चैलेंज है, जो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऐसा भाग बन के रह गया जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं, और वो है हिंदुस्तान में लड़कियों की सुरक्षा का, वुमेन की सेफ्टी का, और वुमेन की सेफ्टी के तहत सॉल्यूशंस को खोजने का। मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ रेप की, डोमेस्टिक वायलेंस की, सेक्सुअल एब्यूज की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रेप के स्टैटिस्टिक्स की। हम जब भी बात करते हैं तो हमें ऑथेंटिक तौर पर किसी डेटा की मदद लेनी पड़ती है। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि हिंदुस्तान में नारी उस लेवल पे शिक्षित नहीं है, तो मेरे से कोई पूछ सकता है कि आप कौन से लिटरेसी रेट की बात कर रही हैं। सिमिलरली जब मैं कहती हूँ कि औरतों के साथ हिंदुस्तान में जो रेप के आंकड़े हैं वो बढ़त की ओर हैं, तो मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात कर रही हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के जो आंकड़े हैं 2019 के, वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में ऑन एवरेज डेली 87-88 लड़कियों का रेप होता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं कि 2019 में डेली बेसिस पे ऑन एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से हिंदुस्तान में 87 से लेकर 88 लड़कियों का रेप होता है। अगर मैं 2019 के आंकड़ों को 2018 के आंकड़ों से कंपेयर करूं तो मैं ये पाती हूं कि 7% का इंक्रीज है, राइज है। और अगर मैं पिछले 10 साल के आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के देखूं तो 44% का इंक्रीज है रेप स्टैटिस्टिक्स में। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक डेंजरस कंट्री मानी जाती है वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई कंट्रीज तो अपनी फीमेल्स को अलार्म करती हैं, चेतावनी देती हैं, सचेत करती हैं कि आपको इंडिया घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया वुमेन के लिए सेफ कंट्री नहीं है। अगर आप फॉरेन टूरिस्ट के डेटास भी उठाएंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया में घूमने के लिए जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उसमें औरतों की संख्याएं कम होती। तो ये जो रेप स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया, ये अभी वो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया जो रिपोर्टेड है। इंडिया में बहुत सारा सांख्यिकी के आंकड़े ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड है, यानी जो पिक्चर है वो बहुत खराब। तो दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब हम रेप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या हम इसके साथ सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें कुछ रीजन समझ में आने चाहिए।
कि रेप स्टैटिस्टिक्स के बढ़ने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है इंडिया में पितृसत्ता का होना, पेट्रियार्टिकल सोसाइटी का होना, और रेप मेल डोमिनेशन अपनी सुपीरियरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे रेप ज्यादा है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर आप गूगल करेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज बताइए जिसमें पितृसत्ता सबसे ज्यादा है, तो इंडिया इज ऑन टॉप। इंडिया में मेल डोमिनेशन आज 21वीं शताब्दी में भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो पितृसत्ता को चैलेंज करना भी हमारे लिए एक चुनौती है 21वीं सदी में। दूसरा एक जो इसका रीजन है वो ये है कि हिंदुस्तान में नारी को मीडिया ने और एडवर्टाइजमेंट ने एक ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, जिससे उसकी पोजीशन समाज में बहुत इंफीरियर हो जाती है। इंडिया में जो वुमेन है उसकी हाइजीनिक कंडीशंस भी सही नहीं है, उसको प्रॉपर जो टॉयलेट की फैसिलिटी है वो भी वुमेन के पास नहीं है। तो देर रात को जब वुमेन टॉयलेट्स के लिए बाहर निकलती है तो सुनसान सड़कों पर, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती, एक रेप का, क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और यहाँ जितनी भी लड़कियां आज मुझे सुन रही हैं उनको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि रेप स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये भी पाया गया है कि 90% वो लोग होते हैं जो आपके जानकार, आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, आपके नेबर्स। तो आपको जानने वाले जो लोग हैं वही ज्यादा लड़कियों के साथ रेप के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लड़की को बचपन से एजुकेट करने की जरूरत है कि एक गुड और बैड टच में क्या फर्क होता है, आपको कितनी लाइन अपने आगे ड्रॉ करनी है जिससे आप फिजिकली सुरक्षित रह सकें। अब इसके मेजर्स तो कई हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जितनी भी आपकी कैब्स होती हैं, जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसमें हमें वुमेन पुलिस को बढ़ाना चाहिए। हमें 24 घंटे के लिए एक ऐप देनी चाहिए वुमेन के लिए, जिससे वो अपनी इनसिक्योर पाने पर वहां पर कॉल कर सके। हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी भी सुनसान सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां पे प्रॉपर स्ट्रीट लाइट हो, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। तो ये जो रेप का मसला है ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, एक सेंसिटिव मसला है, अपने आप में बहुत सारे घंटे कंज्यूम कर सकता है इस बात को करने में। तो यहाँ पे मैं एक बात को कह के विराम दूंगी कि पिछले साल में ऐसे 30 रेप केसेस थे जो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, रोंगटे खड़े करने वाले। और रेप में ऐसा भी है कि 5 साल से लेकर 60 साल की जो महिला है वो प्रभावित है। और सबसे ज्यादा रेप 18 से 30 साल की कैटेगरी में है। 60% के करीब जो रेप स्टैटिस्टिक्स है वो 18 से 30 की कैटेगरी में फॉल करता है। और चाहे हम दिल्ली गैंग रेप की बात करें, हम अजमेर गैंग रेप की बात करें, ऐसे कई गैंग रेप्स हैं, ऐसे कई रेप्स के किस्से हैं जिसमें लड़कियों को शोषित किया जाता है और कई बार तो मर्डर के बाद उनको जला दिया जाता है। तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें पनिशमेंट बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है, जिसमें एकदम से पनिशमेंट नहीं मिलती, जो कल्प्रिट है वो घूमते रहते हैं, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। रेप के बाद जो नेक्स्ट चुनौती आती है हमारे सामने, वो चुनौती आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की। जो घरेलू हिंसा है लड़की के साथ, ये भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और आपको सुनकर अचंभा होगा कि जब से कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम हुआ, घर से बाहर जाना लोगों का कम हुआ, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली के हिसाब से सबसे ज्यादा केस डोमेस्टिक वायलेंस के दर्ज हुए। और उसके बाद है सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क प्लेस। आप जिस जगह पे काम करते हैं, जैसे लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, ये भी वर्क प्लेस है। हम कॉलेज में आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये हमारी वर्क प्लेस है। कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, बैंक हो, कोई कंपनी हो, तो हर जगह पे जो वर्क प्लेस है वहां पे भी औरत के साथ सेक्सुअल अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब केवल उसको फिजिकल हानि पहुंचाना नहीं है। जब आप एक कलर्ड रिमार्क एक लड़की के पीछे देते हैं, वो भी अब्यूज है। जब आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, किसी औरत को आप बेवजह बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ये भी अब्यूज की कैटेगरी में आता है। जब एक वर्किंग प्लेस पे उसका बॉस अपने अधीन काम करने वाली फीमेल से बिना बात के असाइनमेंट्स ले ले,
या उसको डिफेम करे या उसके लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करे, तो ये भी सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती ये है कि 21वीं सदी में जो महिलाएं हैं, उनके सामने सबसे बड़ा टास्क ये है कि अब वो केवल होम मेकर बन के नहीं रह सकती। कमाने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार की औरतों को, निम्न वर्गीय परिवार की औरतों को बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि उस महंगाई को ओवरकम करने के लिए पति और पत्नी दोनों का कमाया जाना जरूरी है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस औरत को बिठाना बहुत जरूरी है अपनी घरेलू और बाहर की करियर की जिंदगी में। जब हम उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे कहना होगा कि 21वीं सेंचुरी में ये चुनौती है कि हम करियर ओरिएंटेड बने, लेकिन करियर ओरिएंटेड बनने के साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की जो अच्छे मूल्य थे, जैसे मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को हमने बहुत सराहा, अपनाया, आत्मसात किया, लेकिन समय के साथ जब हमारे पे वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ा तो हमने लिव इन रिलेशनशिप को भी अपनाया। लेकिन नारी के हक में बात जाती है मैरिज एज इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि नारी जब मैरिज के अधीन रहती है तो वो एक कमिटमेंट में अपने साथी को बांधती है। तो कोई भी इकोनॉमी तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब वो अपने कल्चरल हेरिटेज की अच्छी बातों को संजोती है और उसकी खराब बातों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें सशक्त करती हो, हमें आश्वस्त करती हो, हमें सिक्योर करती हो, ऐसी चीजों को हमें अपनाना चाहिए। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए। टॉपिक तो बहुत बड़ा था, मैं चाहती तो इस पे और भी बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपके स्तर पे उतरकर मैं आपकी बात करूं। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगी, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप बनाता है। और 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 153 कंट्रीज को रेट किया, रैंक किया, और उसमें इंडिया 112वें नंबर पे आया, यानी 100 पार कर गया इंडिया। यानी इंडिया में मेल और फीमेल में जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। इस स्केल को हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं। जितनी कंट्री 1 के समीप होगी, इसका मतलब वहां पे उतनी इक्वालिटी लड़के और लड़की में ज्यादा है, और जितनी 0 के समीप होगी उतनी इनइक्वालिटी है। तो जो इंडिया का रैंक है वो 112वां है 153 कंट्रीज में एज पर 2020 स्टैटिस्टिक्स। अब इसके 4 पिलर्स वो मानकर चलते हैं, जिसमें पहला पिलर वो मानते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, कि उस कंट्री में वुमेन की इकोनॉमिक्स में कितनी पार्टिसिपेशन है। इंडिया का इसमें रैंक बहुत खराब है, 150th पोजीशन पे इंडिया आता है। फिर देखते हैं एजुकेशन अटेनमेंट का, उसमें भी इंडिया का रैंक कम है। उसके बाद देखते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल का। हेल्थ और सर्वाइवल में भी इंडिया बॉटम कंट्रीज में आता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया में ज्यादातर लड़कियां 0 से 6 साल की एज कैटेगरी में कुपोषण की वजह से मर जाती हैं। उनको खाना पीना सही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपनी सांसें छोड़ देती हैं। और जो चौथा पिलर है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, जिसमें इंडिया का स्थान सबसे अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया डबल स्टैंडर्ड गेम्स खेलता है। इंडिया में अगर हम देखें तो स्टेट लेवल पे और पार्लियामेंट के लेवल पे वुमेन का प्रेजेंटेशन है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारी जो स्वर्गीय हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने काफी साल इंडिया में राज किया। कई सारी पोजीशंस पे हमारी कैबिनेट रैंक की मिनिस्टर्स रही, जैसे उसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज का नाम आता है, इत्यादि। तो इंडियन वुमेन आज भी 2020 में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के मामले में, एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में, हेल्थ, सर्वाइवल और हाइजीन के मामले में पिछड़ी हुई है। अर्थात इंडिया का स्थान 153 कंट्रीज में बॉटम में आता है। इसका मतलब स्थिति बहुत रोजी नहीं है। एक बात आपको और समझनी होगी कि जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लिंग भेद की बात करते हैं, जब हम
वॉयलेंस की बात करते हैं, जब हम अब्यूज की बात करते हैं, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो ये वुमेन के लिए एक ग्लोबल फिनोमिना है। एक औरत, बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है 33% का, हर 3 में से एक औरत अपने जीवन काल में वायलेंस को एक्सपीरियंस करती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री ही नहीं है जो वुमेन के लिए सेफ ना हो। कई कंट्रीज हैं जो वुमेन के लिए बहुत सेफ है, जिनमें नाम आता है डेनमार्क का, स्वीडन का, नॉर्वे का, कनाडा का, स्विट्जरलैंड का। ये ऐसी कंट्री पर औरत और आदमी में लिंग भेद समाप्त करने के बहुत कदम उठाए। उन्होंने औरतों की हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखा। एक औरत जब मैटरनिटी लीव पे प्रोसीड करती है, उसकी हेल्थ के बारे में देखा, जब वो करियर परस्यू करती है, उसको बड़ी लॉन्ग मैटरनिटी लीव दी और यहाँ तक ऑप्शन दी कि बच्चे को ब्रिंग अप करने में माँ और बाप दोनों ले सकते हैं पेरेंटल लीव, चाहे आपस में बांट के लें या जिस तरह से भी लें। उन्होंने वुमेन इश्यूज को कम करने का यथाशक्ति प्रयास किया, जिसकी वजह से वो टॉप पे आते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं डेनमार्क नंबर 1 है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं स्वीडन नंबर 1 है। तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पे वुमेन की पोजीशन आदमी के बराबर है, वुमेन सेफ है, वुमेन एक बहुत इज्जत के साथ अपना सर उठाकर चलती है। वहां पे वुमेन के अगेंस्ट क्राइम कम है, किसी प्रकार का क्राइम नहीं है, ना ऑनर किलिंग है, ना सेक्सुअल अब्यूज है, ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जिसका क्रेडिट वहां की सरकार के द्वारा उठाए गए उचित कदमों को जाता है और खुद वहां की जनता को भी जाता है। तो क्या हम इससे में ये मानकर चलें कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए? ऐसा नहीं। हिंदुस्तान का अगर आप लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे, अगर हिंदुस्तान में आप लॉज देखेंगे, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लॉज हैं जो लड़कियों के फेवर के लिए बनाए गए। एंटी डाउरी एक्ट बना, सती प्रथा का एक्ट बना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में बना, पीएनडीटी एक्ट बना 1994 में कि जो भी डॉक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में पकड़ा गया उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट बना 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना 2005 में, 2013 में बना सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन सीडॉ को साइन कर लिया था, तो इंडिया के लिए एक ऑब्लिगेशन थी इस एक्ट को बनाना। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 में बना, जिसने सबसे पहली बार वुमेन से वर्क प्लेस के ऊपर, कार्यस्थल के ऊपर जो भी गलत हरकत होती है उसके बारे में बात की, जिसका आपका ये सेल भी है कि हर स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अलग से कमेटी होनी चाहिए जिसको हम इंटरनल कमेटी बोलते हैं। पहले इसका नाम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हुआ करता था, अब इसका नाम इंटरनल कमेटी है, जिसके अंदर उस स्कूल या कॉलेज की जो सबसे सीनियर महिला है वो चेयरपर्सन होगी और ज्यादातर उसकी जो मेंबर्स हैं वो वुमेन होंगी 50%, और एक एनजीओ में बाहर से आपको 2 मेंबर्स रखने पड़ेंगे। आप उसमें कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, सुनवाई होगी, एक स्पेशल प्रोसीजर है और उसके बाद जो दर्ज शिकायतें हैं उनके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इसको फास्ट ट्रैक मोड में करने के लिए ये सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बनाई। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, अगर आप कोई शोध वर्क करना चाहते हैं कि क्या विभिन्न कंपनीज में, क्या विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में जो कोएड है स्पेशली, क्या वहां पे वाकई ये कमेटी बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है, सक्रिय है, तो आप पाएंगे कि ये सारा जो लॉ है वो ठंडे बस्ते में, इतनी उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं भी फरीदाबाद में कई इंस्टीट्यूशंस की सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। मैं जाती हूँ जब उनकी सुनवाई होती है, तो मैंने केवल एक ही यूनिवर्सिटी देखी है जहां पे वो बहुत सीरियसली वुमेन की कंप्लेंट को लेते हैं और सुनवाई कराते हैं। अदरवाइज जनरली जो वुमेन है या तो चुप रहती है या फिर कंप्लेंट करती ही नहीं है, और अगर वो कंप्लेंट करती भी है तो फैमिली प्रेशर के तहत, सोसाइटल प्रेशर के तहत उससे वो कंप्लेंट वापस लेने की बात कर दी जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या हमें चुप रहना चाहिए? चुप रहने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वुमेन इस 21st सेंचुरी में इस बात को समझने में भी विफल होती जा रही है कि टॉलरेंस में,
और इनजस्टिस में फर्क होता है। वी शुड बी टॉलरेंट। जब मैं कहती हूँ वी शुड बी टॉलरेंट, आई मीन टू से इवन मेल शुड बी टॉलरेंट। वी शुड बी टॉलरेंट। हमें सहनशील होना चाहिए, लेकिन हमें इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अन्याय को नहीं सहना चाहिए, क्योंकि जितना हम चुप रहते हैं उतना नारी वर्ग के ऊपर अन्याय और बढ़ता है। कल को आप कॉलेज से निकलेंगे, जॉब करेंगे, एक बड़ी बड़ी पोजीशन पे आसीन होंगे। इस 32 साल की लाइफ में जो मैंने अपने कॉलेज में जी है, एक प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें मैं मान के चलती हूँ कि मैंने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सोच से, अपने कर्म से अपने आप को बहुत बड़ी भीड़ में अलग खड़ा किया। मैं जो कर सकती थी, जो भगवान ने मुझे कोर कॉम्पिटेंस दी, उसको मैंने निखारा और जीवन में एक नए आयाम हासिल किए। फिर भी मेरा मानना यह है कि वर्किंग प्लेस के ऊपर औरत के अंदर एक मिनिमम लेवल ऑफ assertion और एग्रेसिवनेस होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू से नो कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। यू शुड बी एबल टू से योर व्यू पॉइंट कि मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी ऐसी सोच है। अगर हम कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, हम बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। डिबेट का, डिस्कशन का, डायलॉग का यही महत्व होता है कि हम सामने वाले की बात भी सुने और अपनी बात से भी सामने वाले को परिचित कराएं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ एक इश्यूज ऐसे बताए जो आपको ऑलरेडी पता थे। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं और मीनाक्षी मैम से पूछूं कि वो मुझे और कितना समय देंगी, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ जो थोड़ी मोनोटनी को ब्रेक करे। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई वर्कशॉप्स में इसको सुनाया है। ये नारी के अस्तित्व से रिलेटेड है। पहले हम कविताएं पढ़ा करते थे कि एक लड़की के जीवन में उसका हस्बैंड, उसका बेटा, उसका फादर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ उसके लिए मापदंड सेट करती थी। उनको हम कभी नाम देते थे कि ये संस्कार हैं, ये परंपराएं हैं, ये रीतियां हैं। पति कहता था तुम मेरे हिसाब से चलो, ये तुम्हारी मेरे प्रति वफाएं। और आजकल के बच्चे कहते हैं कि ये नई सोच है। तो औरत सोचती है कि जिंदगी तो मेरी थी, ठगी सी रह गई मैं जिंदगी की राहों पर, और मैंने भी केवल अपनी चलती हुई सांसों को जिंदगी का नाम दे दिया। अब इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है कि मुझे ठगे से खड़े नहीं होना है। अगर मैं वाकई काबिल हूं, अगर वाकई मेरे में हार्डवर्क करने का पुरुषार्थ है, तो मुझे अपने सपनों को अचीव करना है, मुझे सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपने घर के और बाहर के अंदर अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाना है, और मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर गर्व का अनुभव करें कि चाहे जब ये बेटी पैदा हुई हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज इसने हमें समाज में वो रुतबा दिलाया जिससे ये साबित हुआ कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं। अगर आपसे जुड़ा हुआ हर रिश्ता आपसे सपोर्ट लेता है, आपके प्रति एक बहुत सम्मानजनक रवैया रखता है और समाज में आप प्रतिष्ठित हो पाते हैं, तो जानिए आप अपने वजूद को, अस्तित्व को सार्थक करते हैं। कहते हैं तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो खुद से लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले उनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यदि तू है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, यदि तू है पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कंप आएगा, अगर तेरी चुनर उड़ी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यदि आपसे जीवन में कोई मिसहैप हो जाए, आपके साथ ऐसा कोई भी कर्म जिसमें आपकी सहमति नहीं है, आपका कॉन्सेंट नहीं है, उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अपने हौसले को बुलंद करके जीवन में आगे ठोस कदम उठाइए, राहें आपका इंतजार कर रही है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, हम जो चुनते हैं वही हम बनते हैं। तो प्राय मेहरबानी नारी वर्ग के लिए अच्छा चुनिए, अदरवाइज ये 21वीं सदी भी नारी के लिए चुनौतीपूर्ण तो जरूर रहेगी, लेकिन अगर हम
उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर हम उनका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपनी मेंटल फैकल्टीज को बढ़ाइए, एजुकेटेड होने का प्रयास कीजिए। एजुकेशन का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, इंसान में कॉमन सेंस होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी रिसर्चर ने कहा था कि हिंदुस्तान की औरत ने डिग्री तो ले ली, लेकिन जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो कई बार कॉमन सेंस एक अनएजुकेटेड वुमेन की भी एजुकेटेड वुमेन से ज्यादा होती है। मेंटल फैकल्टीज को डेवलप कीजिए, अपने अंदर रैशनैलिटी के कंपोनेंट को डेवलप कीजिए, अपनी रेस को बचाने का पहला कदम खुद उठाइए कि मैं नारी हूं तो मुझे अपने आसपास जुड़े हुए हर रिश्ते को सशक्त करना है। वुमेन में एक और बहुत बड़ी वीकनेस है जो उसके लिए चुनौती है कि वुमेन ना तो निजी तौर पर और ना ही जॉइंट तौर पर, ना तो पर्सनली और ना ही प्रोफेशनली यूनाइटेड। तो एक बार एक कॉन्सेप्ट आया था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में कि जो पूरे वर्ल्ड की वुमेन है, क्योंकि वो उत्पीड़न को, ऑपरेशन को एक्सपीरियंस करती हैं, तो उनमें यूनाइटेड ग्रुप या सिस्टरहुड क्लास है। लेकिन वुमेन यूनाइट नहीं होती, तो वुमेन को अब यूनाइट होने की जरूरत है, जब क्योंकि यूनिटी में बहुत बड़ा बल है। और अपने साथ हुए किसी भी गलत काम के लिए आपको शर्मिंदा नहीं होना है, वोकल होने का प्रयास कीजिए। जब आप बने पेरेंट्स, देखिए मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स थोड़ी पीछे के समय के हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ उतना खुल के सेक्स एजुकेशन पे और बाकी चीजों के ऊपर बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन जब आप पेरेंट बने तो आप अपने बच्चों के साथ हर इशू के ऊपर खुलकर बात करें, उनको एजुकेट करें और लड़कियों को खुद उनकी सुरक्षा के बारे में बताएं। ये जो आने वाला टाइम है, इसमें आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और आपको समाज में किसी न किसी फॉर्म में जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये आज के लेक्चर का जिस्ट है। बिकम एजुकेटेड, बी अवेयर ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, ऑल द इश्यूज। जितना आप अपनी मेंटल फैकल्टी को डेवलप करेंगे, उतना आपकी सोचने की, समझने की शक्ति विकसित होगी। और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जरूर बनिए, क्योंकि जो औरत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाती है, वो अपने जीवन के कई निर्णयों को खुद ले पाती है। एक बात और, कई बार लोग जनरली बोलते हैं कि औरत की लाइफ में जब नीचे का फेज आता है ग्राफ का, तो वो टूट जाती है। हमेशा मान के चलिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ में जो ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे आता है, एक सीधा ग्राफ तो रहता ही नहीं है। जब हमारी हृदय गति सीधी हो जाती है, जब ईसीजी में सीधी लाइन आती है, तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, इज नो मोर। इसका मतलब जिंदगी में चैलेंजेस का आना, उतार और चढ़ाव का आना हमारे जीवंत होने की निशानी। जैसे चादर पर पड़ी सलवटें आपके जिंदा होने का सबूत है, वैसे ही जीवन में उतार और चढ़ाव में फ्लाइंग कलर्स से निकलना आपके जीवंत होने का सबूत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस को जरूर इनवाइट करें। मैडम मीनाक्षी, माइक टू डॉक्टर मीनाक्षी। बहुत खूब मैम, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बात बताई। और जो आपने एक बात कही कि स्टूडेंट्स को, खासकर गर्ल स्टूडेंट को असर्टिव होना चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए, और जहां उन्हें लगता है कि हमें बात को सही और गलत को गलत कहना आना चाहिए, उसके लिए असर्टिव होना, एक एरोगेंस होती है, एक असर्टिव होना है, दोनों में अंतर होता है। मतलब आप किसी बात को थोड़ा गलत तरीके से बोलते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो एरोगेंट है, बट आप उसी को ही जस्टिफाई करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप अपनी बात को रखने के लिए असर्टिव हो। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं मैम कि हमें असर्टिव रहना चाहिए। और आपका जो मैसेज है स्टूडेंट के लिए, इवन मैं भी यदि अभी आपका जैसे सुन रही थी, तो कुछ बातें या कुछ अधिकार हम भूल जाते हैं कि हमारे अधिकार हैं, तो आपने उनको याद करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी मैम कि जो ये एरिया है हमारा क्षेत्र का, यहाँ आसपास जो यहाँ आप कहिएगा कि कास्ट सिस्टम चलता है हरियाणा में, तो जो लोकल कास्ट है उसमें बिल्कुल जो आपका पेट्रियार्की सिस्टम है वो हावी है। चाहे लड़की कितना ही पढ़ ले, चाहे वो कितने ही
तरक्की कर ले, लेकिन यदि उसके घर में उसका ब्रदर या उसके हस्बैंड चाहे वो कुछ काम ना करते हो, प्रायोरिटीज जो है। आई एम ऑडिबल मैम, अर्चना मैम? बिल्कुल आपको audible। यस बट आपके लेवल पर कहीं पे मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ है। हमारा ठीक नहीं चल रहा क्या? नहीं मीनाक्षी मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल। है बहुत वर्स्ट है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा कपड़ा देना या खाना दे देना उसे समय से, मुझे लगता है कि वो एम्पावरमेंट की निशानी नहीं है, जब तक कि उसे डिसीजन में इन्वॉल्व ना किया जाए। उसको जो अधिकार आपके मेल काउंटर पार्ट को मिलते हैं वही फीमेल को दें, तभी हम कहेंगे कि नारी जो है वो समाज में अपने पति के साथ या अपने भाई के साथ या मेल काउंटर पार्ट के साथ साथ चल के अच्छे निर्माण, समाज का निर्माण तभी कर पाएगी जब उसको हमारे पार्ट पे कि इनके? तो उनका उसमें है ना गाँव में। चलो अच्छा हो गया, बस होने वाला पॉइंट। Am I audible मैम? हाँ जी मैम ऑडिबल है। अब आप? शायद मीनाक्षी मैम के पार्ट से मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं मैम, कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स की बाद में भी होगी तो आई होप मेरा लेक्चर सब लड़कियों ने सुना है ठीक से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। और शायद आज आपकी बातों से हम में से बहुतों की आंखें भी खुली होंगी, और सच में आपकी वो कविता सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे मैम, क्योंकि आज आपने हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू करवाया, जो कि हम सब जानते तो हैं कहीं ना कहीं और इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं शायद। तो उन सब बातों से आपने आज फिर हमें जीवंत बनाया, या कहें उन सब से आपने रूबरू करवाया। सो थैंक यू सो मच मैम। वी आर सो ग्रेटफुल for the time and efforts you took to share your thoughts and for such an encouraging and realistic talk. Thank you so much, ma'am. ये लगता है मैम आ गई हैं शायद लाइन पे, मीनाक्षी मैम देखिए। जी नहीं मैम, मैम के कोई मैम किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन लेना है तो बता दीजिए आप। जी जी मैम जी, हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे मैम, तभी मुझे लगता है इस वर्कशॉप का बच्चों को फायदा होगा। बेटा आप गांव में रहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, और गांव में नहीं भी रहते तब भी मुझे पता है कि यहाँ पे शहरों में रहने वाले बच्चे जो है उनकी भी स्थिति उसी तरह की है जैसे गांव के बच्चों की या गांव की लेडीज की है। तो आप अपनी कोई प्रॉब्लम मैडम के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, तो मैडम अवेलेबल हैं अभी, तो आप अपने क्वेश्चन जो है रेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इनवाइट कीजिए मैम, आप ऐसे करें इनका चैट बॉक्स में क्वेश्चन ले लें, और श्रेष्ठा मैम एक एक स्टूडेंट को इनवाइट कर लें आप। हाँ जी जरूर लीजिए मैम। जी मैम। बच्चों आप लोगों ने मैम से कोई भी बात करनी हो तो आप लोग प्लीज मैम से बात कीजिए। कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो, किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो मैम से। मैम यहाँ पे मैं गर्ल्स को एक बात और कहना चाहूंगी, आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रह के शिक्षा ले रहे हैं या शहर में। आप जो डिग्री लेते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं बीकॉम बीए, सबसे पहले तो आप अपने लाइवलीहुड के लिए डिग्री से इसको डिटैच करिए, क्योंकि इंसान पढ़ता लिखता है अपनी मेंटल फैकल्टीज को बनाने के लिए। और इस समय इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह से आपने देखा होगा कि डाउन चल रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ की नेगेटिव की तरफ है, ये वो समय है जहाँ पे हर व्यक्ति को अपने लिए अब रोजगार खुद तलाशने होंगे। तो आपके कॉलेज में आपकी जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मीनाक्षी वैसे भी बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, कुछ आप बिजनेस प्रपोजल कैसे बनता है, एक फीमेल को बिजनेस में क्या क्या कंसेशंस मिलते हैं, किस प्रकार से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकती है अपना रोजगार तलाश के, वो बेटर है। क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं तो यू आर अ जॉब सीकर,
जब आप बिजनेस करते हैं, यू आर ए जॉब प्रोवाइडर। तो इस समय इंडिया में जॉब प्रोवाइडर्स की ज्यादा जरूरत है। तो इसमें भी मीनाक्षी मैम, इस डायरेक्शन में भी हम कुछ सोच सकते हैं कभी इनको बिल्कुल। बिजनेस के बारे में बताने का, कि जी छोटे जी छोटे व्यवसाय ये कैसे लगा सकती हैं, गवर्नमेंट क्या हेल्प देती है, प्रपोजल कैसे बनता है, सीड कैपिटल क्या होती है। और जी इसके साथ आप इनको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी, मुझे लगता है, लड़कियों को आप एजुकेट कर सकते हैं, जिससे ये अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकती हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फर्क है, हमें किस तरह से पैसा विनियोजित करना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा दर पे हम उसके ऊपर कमा पाए, तभी उस पैसे की बढ़त है, तभी उसको हम बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। दरअसल मेन ड्रॉबैक ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बन के रह गई है, कि मुझे पास होना है, मुझे डिग्री लेनी है। तो इस समय जो नीड है, जो इस सेंचुरी की, वो सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी मेंटल फैकल्टीज को डेवलप करें, हम इश्यूज को समझने का प्रयास करें कि अगर मेरे फादर के पास 10 लाख रुपया सरप्लस पड़ा हुआ है तो वो कैसे विनियोजित हो, उसको कैसे मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करूं, जिससे मेरे फादर को एक अच्छा रिटर्न मिले। एक पढ़ा लिखा बच्चा कौन होता है? एक पढ़ा लिखा बच्चा होता है जो पेरेंट्स को गाइड करता है। उसके पेरेंट्स अनपढ़ है, उन्होंने तुम्हें पढ़ा दिया, तो तुम कम से कम अपनी पढ़ाई लिखाई का उनको फायदा तो दो। तो कई सारी इश्यूज है। दिन में मेरा सबसे एक और मैं कहना चाहूंगी, पूरे दिन में 5 मिनट तक हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि मैंने पूरे दिन में क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया। और घर के अंदर भी लड़कियों को स्पेशली चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ये 21st सेंचुरी हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, और मेरा ये मानना है कि अपेक्षाएं सरकार से, बाकी स्टेक होल्डर से हम छोड़ें, आज हम पहले अपने ऊपर कदम उठाएं। और मेरा खुद मानना है कि अगर मेरे बेटे की शिकायत मेरी पड़ोसन करती है, उसके बैड बिहेवियर की, या कोई और लड़की करती है, और अगर मैं अपने बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मार दूं या उसको थोड़ा सा स्कोल्ड करूं, तो मुझे लगता है आगे से वो गलत काम करने से परहेज करेगा। तो ये समय औरत के लिए है आंखें और दिमाग खोलकर चलने का, रैशनल होने का। एक बात याद रखिए, साथ में किसी के कुछ नहीं जाना। सबको ये मालूम है कि जब हम पैदा हुए हैं, हमने एक दिन ये संसार छोड़कर जाना है, और साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। क्योंकि साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना, इसलिए हमें झूठ से, गलत चीज का साथ कभी नहीं देना चाहिए। वी शुड बी ट्रूथफुल। हमें ऑनेस्टी का साथ देना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए। और इस समय यदि नारी अपनी रेस को नहीं बचाएगी, तो आगे आने वाला समय ना केवल भारतीय नारी के लिए बल्कि ग्लोबल नारी के लिए एक बहुत कठिन समय रहेगा। तो इश्यूज को समझना बहुत जरूरी है, इश्यूज का समाधान निकालना बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको जरूर करना चाहिए। मैम कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ले लीजिए आप। मैम क्वेश्चन तो कोई नहीं है मुझे लगता है, बट आपकी पोएम की जो, जी जी बोलिए सोनिया बोलिए। इजाजत दें तो मैं एक पोइम बच्चियों को और सुना देती हूँ। मैम एक बच्ची की क्वेरी है, वो ले लेते हैं, फिर हाँ, आप हाँ जी हाँ जी। और मैम मैम आप बेसिकली एक शेर सुना देंगे उसके बाद। मैम ये हम तो अपनी प्रॉब्लम को, जैसे कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम तो आगे मतलब अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं, बट मतलब हमारा एरिया ऐसा होता है कि फैमिली मना कर देती है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये वगैरह बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है मैम ऐसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तो कंप्लेंट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बना दिया, पर इंस्टीट्यूशंस ने भी इसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से नहीं किया। दूसरी बात है, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो फैमिली प्रेशर भी होता है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है आपके ऊपर कि आप उस कंप्लेंट को वापस लीजिए। मैंने अपने यहाँ भी देखा है कि लड़कियां पहले FIR कराती हैं, उसके बाद खुद ही उसको विड्रॉ करती हैं। तो मुझे लगता है उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो बेटा मुझे समझ में आता है अपनी जिंदगी में, तो ये समझ में आता है सबसे पहली चीज, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बहुत फ्रैंक ओपन माइंडेडनेस के साथ आपको बता रही हूँ। पहली चीज कि लड़की को आज के समय में थिक स्किन्ड होना चाहिए। हमें कितना, कहाँ, कैसे रिएक्ट करना है, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा देखा गया है शहरों में, क्योंकि मेरा एक्सपोजर तो शहरों का है, कि शहरों में लड़कियां अपने दायरे भूल जाती हैं। जब आप मेल काउंटर पार्ट के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी कर लेते हैं, फिजिकल भी कर लेते हैं, आप गिफ्ट भी ले लेते हैं, तो कई बार इतने उठाए गए कदमों को वापस खींचना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वुमेन को लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ और मैं क्या काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे चुने हुए रास्ते, हमारे चुने हुए कदम ही हमें बताते हैं कि हमें मंजिल कैसे मिलेगी।
और लास्ट बात, अगर आप सही हैं और आपको लग रहा है कि ये तो इनजस्टिस हो गया मेरे साथ और मुझे आवाज उठानी ही है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स के साथ घर में डायलॉग कीजिए, उनको रैशनल तरीके से मनाइए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों का साथ ना दें। और एक बात याद रखिए, इस पूरे जीवन में जुड़े हुए सारे रिश्तों में सिर्फ माता पिता ऐसे होते हैं जो सेल्फलेस तरीके से बच्चे के साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, कल को पति का भी नहीं है, पति के साथ भी रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा है। लेकिन जो आपका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपका पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का आपके साथ, बच्चे क्या करते हैं आपने ये देखा होगा कि बच्चे तो कुपुत्र हो सकते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो हिंदुस्तान में अभी भी माँ का दर्जा, पेरेंट्स का दर्जा बहुत ऊपर है। अगर आपकी बात में दम होगा, अगर आपकी बात में रैशनल कंपोनेंट होगा, तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। Oh, you're most welcome, बेटा। What is your good name? सोनिया मैम। ओके, चलिए जी, आप सबके लिए एक कविता। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये भी मैं हर वर्कशॉप में जरूर एक बार बच्चियों को सुनाती हूँ। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहला है, स्वप्न को बुनिए, सपना देखिए, सपने को पूरा करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। समाज में और अपने रिश्तों में एक स्ट्रेंथ का विषय बनिए, एक इज्जत का विषय बनिए। इसमें भी आपकी और आपके परिवार की और समाज की कहीं ना कहीं एक अच्छी कड़ी जुड़ती है। कई बार होता है गांव से लड़कियां शहरों में पढ़ने आती हैं, फिर पेरेंट्स के एक्सपीरियंस उनके साथ सही नहीं होते, तो गांव की बाकी लड़कियों के भी जो पथ है वो रोक लिए जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने इश्यूज में परोक्ष रूप से या इनडायरेक्ट तौर पर भी कंट्रीब्यूट गलत तरीके से करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार सही हो, हमारा पहनावा भी सही हो। छोटे कपड़े पहनने से आप मॉडर्न नहीं साबित नहीं होता। मैंने साड़ी पहनी और मैं तो साड़ी ही पहनती हूँ, ट्रेडिशनल साड़ीज पहनती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मॉडर्न नहीं। मॉडर्नाइजेशन तो इंसान के थॉट्स में होती है, उसकी थॉट प्रोसेस में होती है, उसकी रैशनैलिटी में होती है, उसकी सच्चाई में होती है, उसके कोर कॉम्पिटेंस में होती है, उसके अपने आप को एस्टेब्लिश करने में होती है, उस औरत की अपने आप को भीड़ में अलग खड़े होने की क्षमताओं में होती है। तो मॉडर्न थॉट्स में बनी। मुझे लगता है इन्हीं शब्दों के साथ मैम मैंने काफी कह दिया है, और अगर डॉक्टर मीनाक्षी आप इजाजत दें तो एक शेर मैं आपके लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। जरूर मैम, जरूर। डॉक्टर मीनाक्षी से मेरा सानिध्य, मेरी जो कंपेनियनशिप है वो कुछ महीनों की देन है, लेकिन मेरा मानना है कि रिश्ता चाहे कुछ क्षणों या महीनों से जुड़ा हो, उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और मेरे और मीनाक्षी के रिश्ते में वो गुणात्मक तत्व जो है वो बहुत ज्यादा प्रधान है। और प्रभु की बड़ी असीम कृपा होती है जब आपकी लाइफ में अच्छे मित्र हों। तो इससे एक मैसेज मैं ये भी देना चाहती हूँ कि लड़कियों को अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बनाना चाहिए। आपकी अच्छी फ्रेंड्स आपके आसपास हों जो आपको बकअप करें और आपको आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करें। इससे पहले कि मैं मीनाक्षी जी के लिए एक शेर पढ़ूं, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक फ्रॉग ने सोचा कि मैं हिमालय की चोटी पे चढ़ जाऊं या चट्टान के ऊपर चढ़ जाऊं, और उसने कोशिश शुरू की। तो उसके बाकी जो फेलोज थे ऊंचा ऊंचा बोलने लगे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, कम बैक, तुम्हारी चोट लग जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रॉग चढ़ के चट्टान की चोटी पे बैठ गया।
वो इसलिए चट्टान की चोटी पे बैठ गया बिकॉज ही वॉज डेफ अगेंस्ट द नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच और गलत गलत बातों के प्रति वो बहरा था। तो जीवन में आपको, औरत को भी बहरे होने की जरूरत है। जो चीजें आपको परेशान करती हैं, जो चीजें आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं, जो लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, जो लोग आपको डिग्रेड करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से आपको हाथ झटक देना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, उसको सुकून से जीने का आपको प्रयास करना चाहिए। और वो सुकून आप तभी हासिल कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। चलिए जी मीनाक्षी जी, आपके लिए एक शेर। दोस्ती ना इम्तिहान लेती है ना इम्तिहान देती है, दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। और एक शेर और है आपके लिए मीनाक्षी जी, जब मैं पहली बार आपसे मिली, दुनिया के कुछ लोगों में कुछ खास बात होती है। मीनाक्षी जी, दुनिया के कुछ लोगों में कुछ खास बात होती है, कुछ दिल से उतर जाते हैं और कुछ मीनाक्षी मैडम जैसे दिल में उतर जाते हैं। तो आप वो हस्ती हैं जो लोगों के दिल में उतरती हैं। एंड यू आर सच अ रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आसपास देखने का नाम जिंदगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जितनी बच्चियां हैं आपके कॉलेज की, वो आपसे, बाकी लोगों से बहुत कुछ सीख सकती हैं, क्योंकि लाइफ लर्निंग प्रोसेस 3 पिलर्स के ऊपर खड़े होकर बनती है। बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा सुनिए और बहुत ज्यादा पढ़िए। जब आप ये 3 पिलर स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपने आप प्रगति की राह पर बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके काफी देखिए स्ट्रेंथ रही, मैंने देखा 100 के करीब स्टूडेंट्स थे। आई एम सो हैप्पी। आप आगे भी मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, बल्कि मैं मीनाक्षी से कहूंगी एक स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर वो मेरा जरूर रखवाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनमें से क्या पता कोई स्टूडेंट कल को मेरा ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। और अगर बच्चे गूगल करेंगे आज अर्चना भाटिया, तो उनको गूगल पे बहुत सारे मेरे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और मैंने अभी एक रिसेंटली बुक लिखी है, वह आसमां मुझे दो, ये अमेज़न पे मिलती है। छोटी सी किताब है, वुमेन इश्यूज के ऊपर है, उसको जरूर पढ़िए, अपनी मदर को भी जरूर पढ़वाइए। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, थैंक यू। मैम बुक का नाम रिपीट करना। वह आसमां मुझे दो बाय अर्चना भाटिया, ये अनामिका प्रकाशन की बुक है और अमेज़न पे ऑनलाइन मिलेगी। मैं मीनाक्षी जी को इसका लिंक भेज दूंगी, आप अपनी मैम से ले लीजिएगा। और उसके अंदर सारी वुमेन की डायमेंशंस हैं, एज अ मदर इन लॉ, एज अ मदर, एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ। बहुत अच्छी डायमेंशंस मैंने ली हैं उसमें, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, कई केसेस को मैंने उठाया बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ। और न्यूक्लियर फैमिलीज के क्या डिसएडवांटेज हैं एक औरत के लिए, उसको भी मैंने उठाया। कई बार एक लड़की जो कमाऊ होती है, वो सोचती है मैं अपनी सास को अपने घर में ना रखूं, गलत अप्रोच है। एक बड़े के होने से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और स्ट्रेंथन होता है। तो जरूर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और मैं मीनाक्षी जी को इसका लिंक भेज दूंगी व्हाट्सएप। जी मैम, एक क्वेश्चन है बच्चे का, एक हाँ सहरीन जरूर, बानो है, कुछ जरूर पूछना मैम। चाहती है। हाँ जी हाँ बेटा, आप मैम से बात कर सकते हैं बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर गुड नेम? सहरीन। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैम जैसे आपने भी बताया कि भाई एक लड़की को क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार वो अपनी फैमिली को नहीं शेयर कर पाती है, ठीक है, किसी अपने बड़े को नहीं अपने उस पर इन्वॉल्व कर पाती है। तो मैम ऐसे ही मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी खुद की फैमिली को लेके मैम। तो वो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रही थी, मतलब उसकी मदर अलग रहती है फादर से, तो उनसे नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को सुना, मैंने उससे बात करी, तो उसको मैंने बताया, उसको ऐसे उसके मतलब पर्सनल में ही उसके थे मामा, उन्होंने उसके हरेसमेंट कर रहे थे उसके साथ। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसको समझाया और उसको मैंने एडजस्टमेंट को उसको बताया कि मैं कैसे तू अपने आप को संभाल सकती है, कैसे तू कर सकती है, तेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तेरे पास आती हूँ। मैम वो बहुत ज़्यादा लड़की डिसअपॉइंट, मतलब वो हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसमें चली गई थी लड़की।
ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी मैम, तो उसके साथ अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ हद तक जब मैंने उसको मोटिवेट किया, उसको बताया, समझाया, उसकी मम्मी से बात करी, इनडायरेक्टली उनको बताने की कोशिश करी मैंने कि मैं आंटी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स शायद किसी और बच्चे को लेके मैंने उनको बताया, तो उनको थोड़ा बिल्कुल ठीक बहुत है समझाया बेटा। पर ज्यादा नहीं। आप जो बेटा सबसे पहली बात यह आप शाबाशी की पात्र हैं कि आपने अपनी फैसला किया, और ये जो रिश्तेदारों के द्वारा भी एब्यूज है कि आज बहुत कॉमन है। और अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मीनाक्षी मैम से मेरा नंबर लेकर मेरी उससे जरूर बात कराइए बच्ची से। मुझे यही चाहिए मैम मैं उसको आगे और कैसे कि चलो अभी तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी कि मैम अभी ठीक है कि उसकी मम्मा को पता चल गया, उसकी मम्मा उसके साथ हैं, पर मैम आगे कभी भी उसको फैमिली में ये वो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है मैम, तो मैं उसको और अच्छे से कैसे मोटिवेट करूं और अच्छे से उसको आप कैसे उसको मैं मजबूत बनाऊं उसको उस लड़की मोटिवेट को। करिए बेटा। सबसे पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। और आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकती है, तो बच्ची के साथ भी मैं उसको थोड़ा गाइड कर दूंगी। और आप शाबाशी की पात्र हैं कि आप इतना ओके मोटिवेट कर मैम। रही हैं और इतना साथ निभा रही हैं। दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। मुझे लगता है कि ऐसे भगवान अल्लाह को याद करना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। कहते जरूरी नहीं लबों पे हर समय खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का है जब इंसान किसी के काम आए। गुड, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। गुड। मेरे से जो पन पड़ेगा आप मुझे फोन करिएगा मैम से नंबर लेके। मैं उस लड़की से खुद बात करके उसको थोड़ा सा गाइड करूँ। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक मोस्टली क्वेरीज जो है वो कवर हो चुकी हैं, और मीनाक्षी मैम शायद कुछ कहना चाह हाँ जी जरूर। रहे थे, बीच में क्वेरी आ गई थी बच्चे की। मैम प्लीज। नहीं नहीं मैम, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मैडम का बस थैंक्स मैं करना चाह रही हूँ कि मैम ने मेरे लिए बड़े ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया मेरे स्टूडेंट्स के सामने। अर्चना मैम, मैं आपका पर्सनली थैंक्स कर रही हूँ इस मंच से। और श्रेष्ठा मैम, ओवर टू यू, आगे का जो भी कार्रवाई है उसके लिए। जी मैम, thank you so much ma'am. Now last but not the least, now I would like to call upon a very talented, dedicated and hardworking colleague of mine, Ms. Komal Garg ma'am, the organizing secretary of the workshop, for a formal vote of thanks. Komal ma'am. Thank you, Shrestha ma'am. Honorable key speaker, Dr. Archana Bhatia, Associate Professor of Commerce, Head of the Department and Dean, Commerce Department, DAV College, Faridabad. Respected Principal ma'am, Dr. Meenakshi, Convener of the workshop, Mrs. Birinder Kaur, Co-Convener, Dr. Iqbal Kaur, worthy colleagues, members of Organizing Committee, and my dear students. Very good afternoon to you all. It is a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on this day. So, on behalf of college fraternity, firstly, I would like to express my deep sense of gratitude and thankfulness to our highly esteemed and most dynamic resource person, Dr. Archana Bhatia, for sparing her valuable time and making these budding daughters aware of the various major issues and challenges that women of 21st century are facing. That includes gender biasness, rape, sexual harassment, female feticide, and many more. I also want to utilize this moment to express my appreciation for our most efficient and dynamic principal, Dr. Meenakshi ma'am, for supporting and cooperating us at every level for the welfare of the institution. Ma'am, without your support and guidance, we would not be able to conduct this workshop in such a short span of time. Thank you, ma'am. Thanks to our convener, Mrs. Birinder Kaur ma'am, co-conveners Dr. Iqbal Kaur ma'am, and members of organizing committee for choosing such a relevant topic and for their sincere efforts to make this event a success. Special thanks to Dr. Shrestha ma'am for hosting this event brilliantly and for creating such an interactive environment. Thanks to Mr. Vinay and Ms. Preeti for technical assistance and managing it in a great way. I also want to take this opportunity to thank our media persons for evincing their interest in covering our events that are being conducted in the college from time to time. I also want to thank our non-teaching staff members who have worked so hard to make sure that this event will become successful. Last but not the least, I want to thank all my dear students for engaging with us,
showing immense patience and interest in attending the workshop. I hope we all will be benefited with this. Again, I thank you all. Thank you so much. थैंक यू जी। मीनाक्षी मैम, मुझे एक टीचर को बोलिएगा बच्चियों से बात करके फीडबैक जरूर देंगी कि उन्होंने जी क्या मैम। सीखा। जरूर। हाँ जी। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग में भी मैम इन बच्चों ने जो मैसेज किया हुआ है और आपकी पोएम के लिए तो स्पेशल इन्होंने लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यही फीडबैक है, यही से पता चल जाता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी, जो भी अपना लेक्चर आज का हुआ है। और अभी हम जल्दी ही आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए बुलाएंगे मैम, आपसे बात कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स का कोई भी टॉपिक या जनरल जो है आप बात करना चाहें तो जो भी टॉपिक होगा उसके लिए हम जल्दी आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू मैम। ओके मैम, इसमें दिखाना मैसेजेस पढ़वा देते हैं। हाँ जी, श्रेष्ठा मैम एक बारी हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। मैसेजेस मैम देख रहे हैं वहां से। हाँ जी हाँ मैम की स्क्रीन शेयर हो रही है जी मैम, मैं पढ़ रही हूँ मैसेजेस। जी 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 मैम। मैम एक बार श्रेष्ठा मैम, इकबाल मैम जो हैं और ये सब लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैम को पता चले हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर्स कौन थे। और एक मैम, मैं अर्चना मैम आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे एक नई टीचर हैं। वैसे तो ये सभी बच्चे नए हैं, मैडम बीरिंदर कौर और इकबाल मैम को छोड़ के बाकी जो बच्चे हैं। श्रेष्ठा मैम, मैं आपको बच्चा कह रही हूँ क्योंकि आप हमसे बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी इन्होंने 1-2 साल पहले ज्वाइन किया है मैम, और सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा हमें इनका ये है कि स्टूडेंट्स हमारे तक थोड़ा डरता है आने के लिए, लेकिन ये जो है बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे तक तभी पहुंच पाती है जब स्टूडेंट इनके साथ बात करता है, वो खुले तौर पे बात करता है। और इसमें एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी मैडम मोनिका का। वो टीम में तो नहीं है मैम इस जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट वो बहुत अच्छी टीचर है हमारे इंग्लिश के, और स्टूडेंट के साथ जुड़ी हुई हैं और कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। मोनिका मैम, हाँ मेरे को मैंने देख लिया था आपको। मोनिका मैम अपना, हाँ ये मैम है हमारे मोनिका मैम, और इन्होंने पिछले साल ज्वाइन किया है मैम। और इन्हीं के साथ एक पूजा मैम है इंग्लिश में, प्रीति मैम जुड़े हुए हैं। प्रीति मैम अभी इन्होंने मैम अपना जो भी कोर्स है करके नेट क्लियर करके डायरेक्टली ये ज्वाइन किया है इन्होंने। यू आर ए गुड लीडर डॉक्टर मीनाक्षी। आप अपने सब लोगों को कितनी अच्छी अप्रिशिएट कर रही हैं। तो आप अच्छी ह्यूमन बीइंग तो है ही, लेकिन आप एक बहुत अच्छी लीडर। बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मीनाक्षी मैम हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होके उन्हीं के गाइडेंस में हम सब शायद कुछ काम कर पाते हैं। सो ये बहुत सही बात कही मैम। मीनाक्षी मैम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की है, इनका पेशेंस लेवल एनॉर्मसली हाई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इन्होंने पीछे डीएचई के अंडर नोडल ऑफिसर रही और बहुत डेडिकेशन के साथ तो काम किया है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ भी इन्होंने किया। मीनाक्षी जी इजाजत है। मैम एक्सट्रीमली सपोर्टिव है जी मैम, मैम। एक्सट्रीमली सपोर्टिव, मतलब दिखाते भी नहीं है, पता भी नहीं लगने देते, और इतने सपोर्टिव हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, अब मुझे नहीं था पहले, अब मेरा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे पता लगा कि बहुत एक्सट्रीमली सपोर्टिव है मैम। थैंक यू सो मच मैम मीनाक्षी मैम। मैम से एक पॉजिटिव ऑरा आता है, आप बात करो तो आपको लगता है कि आप एक बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई फीमेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके अब ज्यादा हो गया अर्चना मैम, अब ज्यादा हो गया। ओ थैंक यू सो मच मैम, जितने लोग हैं। और कोई नहीं मैम, बाय बाय। ठीक लगा लो मैम। ओके ओके, थैंक यू। चलो।